Greetings everyone, welcome to your own channel आरएच मिश्रा जीनियस लैब्स। केमिकल बॉन्डिंग पीवाईक्यू में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑन स्क्रीन। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। CO के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 3 का, Cn माइनस में भी 3 मिलेगा, NO प्लस में भी 3 मिलेगा और नाइट्रोजन में भी 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलती है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं मिलेगी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। Assuming the Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of the diatomic molecule B2 is। अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको। B2, C2, N2 यानी कि 10, 12 और 14। 10, 12 और 14 में खास बात होती है कि इनमें पहले आप पाई फिल करते हो, फिर सिग्मा फिल करते हो। और यहाँ पे एक लॉजिक हम देते हैं sp मिक्सिंग का, यानी 2s और 2p बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से पाई की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा की ज्यादा हो जाती है। So this question is about assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature of diatomic molecule B2. तो पहले समझो what is Hund's rule? Hund's rule of maximum multiplicity. That means if you have degenerate orbitals और equal energy orbitals, तो आप पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और फिर उसमें बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजोगे। तो अगर ये Hund's rule वायलेट होगा तो पाई जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो B2 के केस में, उसमें पहले पाई 1 और दूसरे में पाई 1 की बजाय दोनों एक में ही चले जाएंगे। तो उसका जो नेचर होगा वो पैरा रहेगा, डाई रहेगा बच्चों। इट कैन बिकम डायमैग्नेटिक। सो विच ऑप्शन मेक सेंस 52 के लिए? ऑप्शन नंबर ए चेक करिए, डायमैग्नेटिक एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन 1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 53rd क्वेश्चन। द स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप। एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, S डबल बॉन्ड हो, 1 मोर डबल बॉन्ड हो, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp2 hybridized trigonal planar structure like CH3+, like HCHO, okay, like any C double bond or situation like C double bond or Cl2 and all. BRF3 is like ClF3. It's a T-shaped structure with a lone pair and a T formation, right? 2 lone pairs मिलेंगे और T formation मिलेगी। So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पिरामिडल शेप को क्वालिफाई करेगा? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक ही ऑप्शन है S डबल बॉन्ड हो FF, जहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, एक डबल बॉन्ड हो और 2 फ्लोरीन साथ में होंगे। सो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 53rd के लिए डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस formed by the reaction of Ni+2 with Cl-, Cn- and water are respectively। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। निकल पे साइनाइड, क्लोरीन और वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली कार्बोनाइल। इस पे क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स जेईई मेंस और नीट में आ चुका है, एडवांस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एक बार प्रिपेयर करना होगा। मैं पूरा एक बार रिव्यू करा देता हूँ। साइनाइड, Cn-, CO और NO+, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। Cl- यानी कि हैलाइड्स वीक लिगेंड्स में कंसीडर होते हैं, ठीक है। वाटर एक मॉडरेट टू वीक लिगेंड की तरफ ही आप इसको काउंट कर लो। जब आप स्ट्रक्चर फिल करोगे तो स्ट्रक्चर में फिल करते समय आपको देखना होगा कि पेयरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। Cn- के केस में पेयरिंग हो जाएगी एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO के केस में भी हो जाएगी, राइट। तो अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उस बात को ध्यान रखना। NiCN4 2- इज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड, NiCl4 2- इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, NiCO4 अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वाटर के साथ ही ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे को? चेक करो ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। I think we can understand these kind of questions very easily now. Try to attempt more and more questions और कोशिश करें कि केमिकल बॉन्डिंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लीजिए ताकि आपको GOC में मदद मिले। Thank you for watching, liking, subscribing and sharing these videos. See you in the next episode. Greetings everybody and I welcome you on this channel, Anuj Mishra, Genius Labs. We are doing GOC PYQs. Let's continue our discussion further. So on your screen you can see question number 8, which is amongst the following compound the strongest acid is which one? अब यार स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे देखते हो आप? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एसिड है उसको कैसे समझते हैं? इट कैन गिव यू H+, इट कैन टेक OH-, इट कैन एक्सेप्ट lone pair if it is a Lewis acid. If you remove H+, its conjugate base should be stabilized, okay? Or if it is, let's say, dispersing the negative charge or dispersing the electron cloud, then again it can be a decent acid. So इन सारे क्राइटेरिया को अप्लाई करो। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन होगा? देखिए HF वाटर ROH, ये सीक्वेंस हमें पता है। HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। नाउ ROH is given,
Of course, this is better than HCl double bond CH. So I'll put D in front of A. Now coming to benzene and C2H6, they will be of course later because इनकी values 10 पर -43 में होती हैं, -42 में होती हैं. So they will be the worst case here. Option is D. Next question, tautomerism is exhibited by. देखो tautomer क्या है पहले समझते हैं. Tautomerization should not be confused with resonance. Tautomerization में आप equilibrium sign show करते हो, arrows opposite side. And tautomerization can be of multiple types. Keto का enol में conversion हो सकता है. Real H plus migrate in this case. In resonance, you are not allowed to shift position of any atom. But in tautomerization, you shift H plus. That's a key difference. Now, tautomerization can be of two types. Diet system और triad system. Diet system जहाँ पे 1-2 position के बीच में H plus move हो रहा है, यानी 1 से 2. HC and HNC is one example. There is a triad system जहाँ पे 1 से 3 पे move हो रहा है, जैसे कि ketoenol, nitroacinitro, nitrosooxime, amide, okay, iminol, imine, enamine. These systems are 1-3 systems, or these are called triad system. So tautomerism is exhibited by which of the following questions in front of you? Check option number A. ऑप्शन नंबर ए में क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास है? क्या इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकती है? यस, इट इज एन इनॉल. आई कैन ड्रॉ इट्स कीटो. सो मैं सिंपली क्या करूंगा, OH को मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्डो बना दूंगा. चेक ऑप्शन नंबर बी. यू हैव 2 डबल बॉन्डोज एंड बीच में 2 डबल बॉन्ड लगे. यहाँ पे कुछ भी H अवेलेबल नहीं जहाँ से मैं रिमूव कर सकूं. ऑप्शन सी में मेरे पास H अवेलेबल है, लेफ्ट साइड वाला भी है, बॉटम राइट वाला भी है. आई कैन टेक एनी ऑफ देम. एंड ऑप्शन डी में अगेन द नेक्स्ट अल्फा पोजीशन H इज अवेलेबल. वी कैन मेक इनॉल. सो द करेक्ट आंसर, type in chat box what answer you going to mark. Answer is A, C and D. Answer is A, C and D. Can you do that? Question number 10, an aromatic molecule. Now, so again a question where I will require you to understand aromaticity once again quickly. Aromatic compounds fundamental. Cyclic, sp2, planar structure, delocalization of electron cloud inside the ring all across. This should happen. 4n plus 2 pi electron, यानी कि 2, 6, 10, 14 electrons should be moving inside, and this is the basic criteria of any aromatic structure. Aromatic structure जैसे कि benzene, naphthalene, anthracene, phenanthracene, ये सब stable structures होते हैं, right? Furan, pyrrole, thiophene, they are all stable structures, aromatic structures. Pyridine also, okay? Now, aromatic molecule, what all condition must be satisfied? Just look at this. Have 4n pi electron? No. 4n pi electron is for anti-aromatic, not for aromatic. 4n plus 2 pi electron, yes. B is correct, C is correct, D is correct. Planar structure होगा sp2 geometry के साथ, sp2 hybridization के साथ. Question number 11 on your screen. The correct statement concerning the structure E, F and Gr. It's a good question actually. एक बार ध्यान से देखो. E को CH2 CH3 CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड OH CH3 है. इधर पे CH2 CH3 CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH3 OH. एक बार आप सारे स्ट्रक्चर ध्यान से चेक करो. अब मेरे को बताओ इसमें कौन कौन से ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं आपको. जैसे एक ऑप्शन लिखा हुआ है E, F and G are resonance स्ट्रक्चर. क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं? क्या मैं H को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मूव कर सकता हूँ? आंसर इज नो. रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेवर अलाउज यू टू मूव एनी एटम. The position of each and every element has to be same in resonance. We can't change position of elements. So it cannot be the case. Option number B, EF and EG are tautomers. EF को ध्यान से देखो, कीटो का इनॉल बना दिया, and EG अगेन कीटो का इनॉल बना दिया, तो दोनों केसेस बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. F and G are geometrical isomer. एक देखिए आप ध्यान से, one side CH2 CH3 and OH are same side, other side CH2 CH3 and CH3 are same side. So you're just flipping the position, hence they're geometrical. F and G are diastereoisomers. Remember, and this is a very important point, please note down in a notebook right away. Geometrical isomers are considered under diastereoisomers. I repeat my sentence, listen it very carefully. Geometrical isomers can be considered under diastereoisomers because they are non-superimposable, non-mirror images. Non-superimposable, non-mirror images. Okay? Done. So what answer shall I mark for this? Answer will be B, C and D. I'll mark B, C and D as an answer. ठीक है? कर लेंगे. Next question on your screen, question number 12. The correct statement about the following compound is. Look at the compound carefully. अब इसमें question आप Cl को देखो ध्यान से, CH3 को देखो, H को देखो. H दोनों H बैक साइड है, दोनों Cls आपकी तरफ है और CH3 बीच में कहीं पे हैंग कर रहा है. So answer for this case, option 1, the compound is optically active. Yes, we are not getting any plane of symmetry kind of situation here, right? The compound possesses center of symmetry. No.
द कंपाउंड possess plane of symmetry? No. अगर ऐसा होता तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता था. The compound possess axis of symmetry? Yes, it is having axis of symmetry. Which axis of symmetry it is having? Right. So you can have the axis of symmetry is basically along the diagonal positions, right? So you can mark the option accordingly. Answer for this question will be A and D. Thanks a lot for watching this video. Keep liking, subscribing, sharing with your friends. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. I welcome you in GOC PYQ in this session and let's see question number 2. More than one options correct हो सकते हैं तो ध्यान से करना है, ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, वीडियो को पॉज करना है, फिर से आपको आंसर करना है और फिर वीडियो के आंसर को चेक करके इसका सॉल्यूशन समझना है. दिस विल बी अ सिंपल एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड these questions. So question number 2 on your screen, phenol is less acidic than. फिनॉल किससे कम एसिडिक है? एसिडिक एसिड गिवन है पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑफ कोर्स पैरानाइट्रोफिनॉल से तो कम एसिडिक होना चाहिए फिनॉल को, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में आप NO2 ग्रुप पुट कर रहे हो. देन एथेनॉल गिवन है एंड देन पैरामेथॉक्सीफिनॉल गिवन है. सो अब चेक करो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं. तो एक ऑब्वियस आंसर सी तो मेरे को ऐसे दिख गया. एसिटिक एसिड में COH होता है, तो ध्यान रखिए COH इज एनी डे बेटर देन अ नॉर्मल फिनॉल काइंड ऑफ सेटअप, बिकॉज फिनॉल का pK आता है इन द रेंज ऑफ 9 if it is neutral, right? If I'm not putting any withdrawing group. If I put withdrawing group, it will improve to 8, 6, 7, 5, 4, 3, whatever, right? And it goes to, with trinitrophenol, it goes to close to HCl also. But acidic acid is around 4.74, so which is any day better than a normal phenol, right? So we can mark the answer as which one? A and C, okay? A and C. Chale, next question on the screen. Dipole moment is shown by, what is dipole moment? Mu is Q into D. Q is charge, D is the distance, right? So let's say we have HCl, we put plus and minus charges, take the distance and multiply the distance with the charges and we get the value of mu in debye. If you recall 4.8 10 power minus 18 ESU centimeter, okay? That kind of numbers come if you talk about 1 angstrom distance between charges of plus 1 unit, okay? So ESU centimeter में आपने किया होगा सारा कुछ. Now coming to that part, dipole moment is shown by. कौन कौन इसमें dipole moment show कर पाएगा? देखो पहले तो आप सिस स्ट्रक्चर ऐसे ही पकड़ लो, उसमें कुछ सोचने का नहीं है. सिस स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, राइट? सो सिस में तो आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा. ट्रांस में कैंसिल हो सकता है, तो ट्रांस को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा. 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, क्या कैंसिल होगी चीजें? 1,2 डाइक्लोरो, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी डाइक्लोरीन है और उसमें पेंटीन लगा हुआ है, क्या कैंसिल होंगी? नहीं कैंसिल होंगी, ठीक है? तो सिस वाला पकड़ लिया आपने और डी पकड़ लिया. इसके अलावा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन कैंसिल हो जाएगा. 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 यानी टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पे बेंजीन पे Cl लगा हुआ है. They will cancel out each other. So the answer which I will mark for this question would be B and D. समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? So dipole moment के लिए simple structure draw करो, see the vectors and accordingly if vectors are getting cancelled, you can say it is zero dipole moment. Question number 4. Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible for. अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है. 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपको. मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगानी है. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन ड्रॉ किए, टर्मिनल पे A, बीच वाले पे B, यानी कि 2 बन सकते हैं यहाँ पे, तो 1 तो नहीं मिला. ऑप्शन इज रूल्ड आउट. 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन. पेंटेन आप बना लोगे 5 मेंबर. सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 लगा दिया आपने. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या मेरे पास कितने टाइप के यहाँ पे कार्बन्स मिलेंगे. इफ यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो चेक द ऑप्शन, राइट? Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible, right? So normal butane में मेरे को 2 मिले थे, एक नहीं 2 मिले. 2,4 डाइमिथाइल में मिलेंगे क्या? 2. देखो चेक करो, एक बीच वाला हो गया, एक ये हो गया और एक टर्मिनल वाला हो गया. 3 मिल जाएंगे आपको. ओके, नाउ चेक ऑप्शन नंबर C. चेक ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन नंबर C आपके पास है बेंजीन. बेंजीन में भाई मोनोक्लोरो तो एक ही मिलेगा और फिर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल हैंग किया और प्रोपेन दिया हुआ है. तो उस केस में भी मेरे पास एक ऑप्शन बनेगी सेंटर पे और एक बनेगी तीनों टर्मिनल CH3 से. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम A and D. I hope it is clear. We can answer such question. So you can look at the solution for further clarity. Question number 5. Which of the following have asymmetric carbon? What is asymmetric chiral carbon? Okay, the carbon which is having all 4 groups different attached on a given carbon, right? So just check कौन से केस में चारों ग्रुप आपको डिफरेंट मिल पा रहे हैं. चेक फर्स्ट ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक सेकंड ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक थर्ड ऑप्शन, इज इट देयर? चेक थर्ड ऑप्शन, सेकंड कार्बन, द राइट साइड कार्बन. You will have 4 different groups. Check fourth carbon, the right side carbon. So which option I'm going to mark? C and D. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें. Straight forward, direct question, you can easily solve.
Question 6 on your screen. 1993 में आया हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है. What is the decreasing order of strength of bases OH minus NH2 minus CH triple bond C minus CH3 CH2 minus? इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ. आप बेसिस कंपेयर करने के बजाय आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको H प्लस देके एसिड बना लो और आप ये डिसाइड करो कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, यानी which can give you H plus easily. Okay, so the good acid conjugate will be the weakest base, a weak acid conjugate will be strongest base. उस तरीके से आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. So let's start doing it. So सबसे strong base कौन सा मिलेगा मेरे को इसमें? CH3 CH2 minus, because ये आ रहा है इथेन से. अब यार इथेन से H plus निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होता ही नहीं है. देन अमोनिया है आपके पास, देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और OH माइनस, इनकी सीक्वेंस सेट कर लो. अगर आप सब कुछ ठीक से सेट करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगी आपको ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इजी क्वेश्चन. इसका मैं सीक्वेंस एक बार बोल भी देता हूँ, नोट कर लीजिए. HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. आई रिपीट, HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. तो इस सीक्वेंस में आपकी एसिड रिलीज होती है. इसका रिवर्स करोगे तो बेसिक नेचर आपको मिल जाएगी. ठीक है. So next question is question number 7. Which of the following compound will show geometrical isomer? Geometrical isomer फिर से रिपीट करता हूँ, कब कब मिलेगा? या तो Ze होगा, या cis trans होगा, या syn anti होगा. Cyclic structure, find out two carbons with two different groups. These are all prerequisite for geometrical isomers. आप चेक करो कि इस केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई निकल के आएंगी. चेक करिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. ऑप्शन ए आपका 2-ब्यूटीन ए जब बनाओगे आप, तो इसमें ऑप्शन ए में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. चेक करिए ऑप्शन ए 2-ब्यूटीन, राइट, सिस ट्रांस बन सकता है. एंड चेक ऑप्शन सी 1-फिनाइल प्रोपिन. फिनाइल प्रोपिन में भी आपके पास ऑप्शन होगी, एक तरफ रखना है, दोनों तरफ डिफरेंट तरफ रखना है. ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे. आंसर विल बी ए एंड सी. इजी. Keep watching, subscribing, liking, and I can see a lot of students are watching these videos now. This will really help you for your JEE Mains prep, advanced prep, your board examination prep. You want to revise the topic, you can just quickly, in your free time, you can just open it up and just watch videos at your convenience. Thank you so much. See you in the next episode. Greetings everyone, welcome to your channel Abhijit Mishra Genius Labs, or PYQ in GOC we are doing. So let's continue. And we are solving now JEE advanced level questions also in this session. So इसमें number of questions थोड़े कम हो जाएंगे, but हम और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको PYQs में हेल्प हो पाए. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन 53 ऑन योर स्क्रीन. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस पे एक OH लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक Br, आप इसको अज्यूम करो Br लगा हुआ. ठीक है, दैट शुड बी Br. सो Br है, Cl है, OH है. किस तरीके से इसका पूरा नाम रखेंगे और कौन सी चीज सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी में आएगी, राइट? सो जस्ट रीड Cl as Br. Cn, OH और Br में Cn कमिंग फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव विल बी प्रायोरिटी नंबर 1. तो Cn को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे. काउंटिंग शुरू करोगे. ब्रोमिन में B आ रहा है, फिनॉल आपका जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी हो रहा है, तो सेकेंड पोजिशन ब्रोमो, 5 पोजिशन हाइड्रोक्सी. व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर बी. कैन यू मार्क? Question number 54. In the following carbocation, HCH3 that is most likely to migrate in the positively charged carbon. Why migration happen? Why H migrate? Why CH3 migrate? What is the reason for this? Reason is for stability. कोई भी structure migrate होता है stable होने के लिए. And that stability should be immediately. It should not be like अभी पहले 2 डिग्री बन जाते हैं, फिर हम एक और 2 डिग्री बन जाते हैं, then we become 3 degree. Nothing like that will happen. It should be immediate benefit or immediate upgrade. So if immediate upgrade is missing, it won't work. So आपको चेक करना होगा immediate upgrade कहाँ पे हो रहा है, right? So now just check question number 54 and tell me, currently you are at having plus charge at C3 position, which is a 2 degree position. Can we immediately make it 3 degree? So if I migrate carbon number 2, hydrogen, that's CH hydrogen, this becomes plus charge on that place, and this is a 2 degree position, but there is also one OH sitting on that place, and O is having lone pair. So that can be one choice, that is H at C2. And check any other position, it is not giving you that great structure. Fine. So which option shall we mark as an answer in this case? Answer will be D as in H at C2. If you remove H at C2, bring it to C3 position, you get plus charge on C2 position. There is an OH. Lone pair of oxygen will support plus charge of carbon. ओके, चले, तो ये भी आपको समझ में आता है. क्वेश्चन नंबर 55. अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक वन इज. देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और
at that point of time you will understand that orthonitrophenol let's say given है, paradoxybenzoic acid given, तो आपके पास COH group है. COH group definitely एक strong acidic group हो सकता है as compared to normal OH group. अब ऐसा मत सोचना कि नाइट्रोफिनॉल हो गया तो COH को भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, right? Yes, if you have 2,4,6 trinitrophenol, that's close to HCl. That's a separate equation altogether. But the given case, you can mark the answer. So if you just arrange all the options carefully, you will end up getting your answer as C. Okay? So please mark the answer. Most acidic कौन सा होगा यहाँ पे? COH का वो compound जहाँ पे ortho position पे आपके पास OH लगा हुआ है, right? तो उसको ध्यान से आप कर सकते हैं, easy है, क्योंकि H रिमूव करने के बाद माइनस चार्ज जो कार्बन आयन उसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है OH से. It is forming chelation. Hence, we will mark option as C for this question. Question number 56 on your screen. Ki in acetone is given as solvent and like reagent, undergoes SN2 reaction for each PYQRS. So remember, acetone is a polar aprotic solvent. It is not having H plus presence. NKI is giving you I minus as a nucleophile in that case. Now, if you look at all the options which are given to you, if you look at all the options given, which case it can easily do the reaction? SN2 reaction की बात चल रही है. SN2 reaction कहाँ पे easily होती है? एलाइल पे हो सकती है, पोलिंग ग्रुप्स पे अच्छी हो सकती है रिएक्शन, 2 डिग्री पे थोड़ा कम हो जाएगी, 1 डिग्री पे ठीक ठीक होगी. बट सबसे पहले कौन सी पोजीशन लाओगे? एलाइल बेंजाइल बेस्ट है, उससे भी अच्छा है इफ यू हैव सम पोलिंग ग्रुप. सो नाउ जस्ट सी वेयर इज अ पोलिंग ग्रुप प्रेजेंट and the position can be attacked easily and a pulling group like oxygen or some other group is pulling electrons. वो कौन सी लोकेशन आपको दिख रही है? सो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, चेक ऑप्शन बी केयरफुली, SPRQ यानी कि PHCOCl, COCH2Cl, that CH2 is first it is terminal, right? इसके बाद 1 डिग्री है सर, C double bond is a pulling group लगा है, so it is better than a normal allyl case which is CH2 double bond CH CH2Cl. So S is better than R. Now coming to P and Q, P is not even 1 degree, it's just carbon, उससे Cl लगा हुआ है, तो easily आप remove कर सकते हो, and then you can fix R in between and then Q is the last one. ये एलिमिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े हद तक आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ध्यान से समझने पड़ेंगे. S बेस्ट है तो वहीं से मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, और किसी भी ऑप्शन में S नहीं गिवन. इज इट क्लियर? So S is given only in one option, that is option number B, and hence we can get our answer, conclude our answer from this itself, right? So I'll mark the answer as B. All right. Now moving to MCQs with one or more than one answers correct. Now these are again a standard questions for like when you have advanced kind of setup where you have let's say A, B, C, B, C, D, A, C, D kind of answers. So you should practice more and more. Resonance structure of a molecule should have identical arrangement of atoms, nearly the same energy content, the same number of paired electrons, identical bonding. कौन सी बात ठीक होगी? चेक करिए ऑप्शन है. क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम में चेंज कर सकता हूँ? इसमें रेजोनेंस में नहीं कर सकता, सेम अरेंजमेंट होगी. नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, यस दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कंटेंट, नॉट एग्जैक्टली सेम, एंड द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यू कांट क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोसेस, बट ऑफ कोर्स बॉन्डिंग विल चेंज बिकॉज प्लस सिंगल डबल इज देयर. लेट्स से यू चेंज द बॉन्डिंग, राइट? बॉन्डिंग कैन चेंज, वी कैन हैव चार्जेस in place of bond. So you can mark the answer as A, B and C. Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with friends. Thank you. Welcome everyone to your own channel, Adarsh Mishra Genius Labs. We are doing chemical bonding and I welcome you in this episode of chemical bonding. We are discussing previous questions of JEE exam, जहाँ पे subjective exam में question आते थे, तो वहाँ से concept आपके clear हो सकते हैं, तो keep watching till the end. Question 3 on your screen. How many sigma bonds and how many pi bonds are present in benzene molecule? अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, तो आपको दो चीज समझनी होगी. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो काउंटिंग आसान हो जाएगी. बेंजीन स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो. लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट. यू हैव 6 कार्बन्स, ऑल्टरनेट डबल सिंगल आपने लगा दिए और CH बॉन्ड्स लगा दिए, तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स कितने हुए काउंट कर लो, 12. एंड टोटल डबल बॉन्ड्स कितने आपने बनाए पाई बॉन्ड्स, 3. अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंगल डबल सिंगल तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो एक्चुअल में कोई डबल बॉन्ड है नहीं, कोई सिंगल बॉन्ड है नहीं. बिल्कुल ठीक बात है, बट ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, तो आप यहाँ पे 12 और 3 मार्क कर सकते हो. अगर आप सिग्मा और पाई का रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 4. ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जहाँ पे सिग्मा और पाई के रेशियोज पे बात की जाती है. आई होप दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व.
क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड COCl2। इजी क्वेश्चन है, आंसर आपकी स्क्रीन पे है। O डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट करेगा आपको और C डबल बॉन्ड में 2 Cl अटैच कर दो। COCl2 के बारे में 2-3 चीजें और बताता हूँ। COCl2 इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन, ओके। एंड फॉस्जीन एक ऐसा कॉम्पाउंड है जो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करने पे बनता है। इट्स अ पॉइजनस सब्सटेंस और इस फॉस्जीन को अगर आप रिएक्ट करते हो बेंजीन के 2 मोल्स के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है बेंजोफेनोल, ओके। दिस फॉर्म्स बेंजोफेनोल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे एग्जाम का। सी आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या क्या चीजें लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अप्रोच काम आती है, इसको बोलते हैं POI। यानी जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, तभी आपके लिए इजी होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग N2O2 F2Cl2 in increasing order of bond dissociation energy, increasing strength of hydrogen bonding for OSFClN, and the last is decreasing order of O bond length present in O2KO2 and O2ASF4। अब देखो O2KO2ASF4, थर्ड ऑप्शन तो इजी है। O2KO2 is what, K plus O2 minus and the last is O2 plus ASF4 minus। तो आपको पता चल गया भाई O2 O2 माइनस और O2 प्लस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बार बार कर चुके हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा N2 is more than O2 is more than Cl2 is more than F2। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिपल डबल सिंगल बॉन्ड का क्वेश्चन है। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में टू स्मॉल टू होल्ड है, रिपल्शन ज्यादा होंगे, इजीली ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एच बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो करती है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर, ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर KO2 में आप बात करोगे तो O2, O2 माइनस, O2 प्लस, आपको पता है O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। क्वेश्चन था आपको बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में लिखना, तो आप लिखोगे O2 प्लस, O2 और O2 माइनस, यानी कि O2ASF4, O2 and KO2 will be your answers. Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. Greetings everyone. Welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs और केमिकल बॉन्डिंग PYQ एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एक बार डिस्कशन यहाँ पे हो रहे हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जे एग्जाम में आए हुए। पहले एक जमाने में जे एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, बट देखो कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप प्रॉब्लम्स करते हो सब्जेक्टिव भी, तो भी आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आइडिया तो इतना ही है, तो आप ऑब्जेक्टिव करो, सब्जेक्टिव करो, सिंगल चॉइस करो, मोर देन वन करो, इंटीजर करो, लाइक मैच द कॉलम करो, बट इवेंचुअली द एम इज दैट यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए करना, तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए। तो हम लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझ में आए सर, और आपको क्लैरिटी मिले पूरे कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, वाटर इज लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि वाटर एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस है रूम टेम्परेचर पे। इस बात को कैसे प्रूव करोगे? H2S के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? नहीं, वाटर में मिलेगी, बिकॉज वाटर केस में OH बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, एंड इन ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव आएगा, H पे एक डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे एक पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल नियर बाई वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करके डिफरेंट एच बॉन्ड्स बना सकता है। तो सेंट्रल O की बात करते हैं। सेंट्रल O में लेट्स से एक H का कनेक्शन हुआ, अभी भी उसके पास एक जगह खाली है, एक और H से कनेक्ट हो सकता है, और जो दोनों हाइड्रोजन हैं वाटर के, वो दोनों इंडिविजुअली एक एक ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 बॉन्ड दे सकता है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब एक समझते हैं यहाँ पे पॉइंट की, अगर वाटर एच बॉन्डिंग बना रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे एग्जैक्टली होने के वाला है, उस एच बॉन्डिंग का रोल क्या होगा, राइट? उस एच बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर कई सारी स्पेसेस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी जो फ्री होंगी, जहां पे कुछ भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन यू हैव क्रेवाइसेस। ओके, सो ये क्रेवाइसेस बन के आ जाएंगी। अब जब ये क्रेवाइसेस ब्रेक होती है हाई टेम्परेचर पे, तो वो स्पेस अपने आप कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, और जब वो स्पेस कंज्यूम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ आइस व्हिच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो ये नॉर्मल सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में एकदम रिवर्स ऑप्शन है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? एक बार इसको लाइक जरूर से कर दे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो वाटर और H2S के फंडामेंटल में डिफरेंस है,
उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो। सो उसका रीजन हम की रीजन दे सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉट ओनली दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, जैसे डाइमराइजेशन ऑफ एसिड ड्यू टू एच बॉन्डिंग, हेक्साफ्लोरोएसीटोन का हाइड्रेट स्टेबल होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, क्लोरल डाइहाइड्रेट स्टेबल होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रेट बनाता है जो कि स्टेबल होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, राइट। ये सारी चीजें एक ही बात से लिंक होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इफेक्टिव तरीका है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इवन कई एसिड्स की एसिडिटी डिस्कस करते समय एच बॉन्डिंग का रोल आता है। अगर एच रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो स्टेबल है। अगर एच रिमूव ही नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक्ड है, तो वो अनस्टेबल है। तो ये सारे फंडामेंटल्स आप ध्यान से करते जाओ, इससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। Thank you for watching, liking, subscribing and sharing. Take care. Greetings everyone, welcome to your own channel आनंद मिश्रा जीनियस लैब्स। यहाँ पे डिस्कशन जो कर रहे हैं PYQs की और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा, जेईई मेंस के इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में भी। तो कोशिश करिए कि ये सारे वीडियो आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि जो भी आप मिस करो सकता वहीं से क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ई नॉट गिवन Fe+3 और Fe+2 के लिए और Sn+2 Sn के लिए, और एक इक्वेशन दी, इसके लिए वैल्यू पूछी गई। तो आप सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, दोनों को ऐड करोगे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है? आंसर यस। अगर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यूज को ऐड कर सकता हूँ मैं। डेल्टा जी के माध्यम से जाने की जरूरत खत्म हो जाती है, बिकॉज डेल्टा जी माइनस NF अगर लिखोगे तो NF की वैल्यू तीनों बार सेम आ जाएगी, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, ओवरऑल केस में। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बिना कुछ डेल्टा जी नॉट का यूज किया मैं -0.14 को 1.14 कर दूं, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ SnSl+2 की प्लेसमेंट, एंड सीधे पॉइंट्स आंसर में ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा 0.91 वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज फाउंड टू बी दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EMF। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं भाई, आपको EMF दिया हुआ है सेल का और आपसे पूछा जा रहा है K की वैल्यू बता दो। तो E is E0 minus 0.0591 upon n log ऑफ, हमने पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम पे अगर है तो E 0 कर दो और E0 की वैल्यू जाएगी 0.059 upon n log की, और वहां से आप सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू द पावर 10, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज पे भी क्वेश्चन कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे पूछ लेते हैं एग्जाम, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक आल्सो बिहेव्स एज स्ट्रांग, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसकी अल्फा वैल्यू ऑलमोस्ट स्ट्रांग की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। तो आपके पास लैम्डा नॉट की वैल्यूज गिवन है NaCl, KBr, KCl के केस में, और आपसे पूछा जा रहा है NaBr का लैम्डा नॉट क्या होगा। अब NaBr का लैम्डा नॉट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? NaCl प्लस KBr माइनस KCl, तो KCl कैंसिल हो जाएगा, NaBr का आंसर आ जाएगा। तो जरा बताओ ऐड करके कितना हुआ? 126 प्लस 150 माइनस 152, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 16। In a cell that utilizes zinc plus 2H plus gives Zn plus to this addition of H2SO4 to cathodic compartment। देखो कैथोड में अगर आप H plus बढ़ाते हो H2SO4 के माध्यम से, सो H प्लस बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ज्यादा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लॉजिकली मेरे को सूट करता है? ऑप्शन इंक्रीज द E एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट मेक मोर सेंस, बिकॉज जैसे H प्लस बढ़ाओगे E इक्वल्स E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 इंटू जिंक प्लस 2 अपॉन H प्लस होल स्क्वायर है। H प्लस बढ़ गया, फ्रैक्शन कम हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन यानी कि डिडक्शन कम हो जाएगी, तो आपका E बढ़ के आ जाएगा। सोच पा रहे हो इतना कुछ? लिख के देखोगे दस इक्वेशन को, आपको बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। कीप वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग मोर वीडियोस, एंड आपको पूरा PYQs यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेशन के PYQs कराए हैं। ये सारी थ्रेड आप कंप्लीट कर लेना अपने पे, ताकि आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर पहुंच पाए, ठीक है। टेक केयर। Greetings everyone, welcome to your own channel आनंद मिश्रा जीनियस लैब्स। We are doing PYQs of electrochemistry। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। Question number 9 on your screen। When during electrolysis of a solution of silver nitrate, 9650 coulombs of charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposited on the cathode will be how much? देखो 96500 फैराडेज नहीं है, कूलम्स है, तो पहले इसको फैराडेज में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 9650 डिवाइडेड बाई 96500, तो आपको नंबर ऑफ फैराडेज मिल जाएंगे 0.1।
जितने फेरेडेज हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही मोल्स होंगे, बिकॉज सिल्वर का फैक्टर होता है 1, और जितने मोल्स होंगे उसको आप 108 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों? 0.1 फैरेडेज, सो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, सो 0.1 मोल्स, सो 108 into 0.1 is 10.8 ग्राम। पेन भी चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। फॉर द redox reaction zinc plus copper plus 2 gives this, E naught is given, E cell is required। अब E cell क्या होता है? E cell होता है E naught cell minus 0.0591 upon 2, इस केस में 2 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, log of 1 divided by 0.1। अब 1 क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज राइट साइड में जिंक +2 है और लेफ्ट साइड में Cu+2, सॉरी राइट साइड में जिंक +2 और लेफ्ट साइड में Cu+2 है, करेक्ट। सो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू, ये पूरा सॉल्व क्या आएगा? 1.10 minus 0.0591 upon 2 log of 1 upon 0.1 और log 10, और माइनस साइन हटाना है तो वो भी कर सकते हो। फाइनल आंसर विच यू विल गेट इज 1.07 volts। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली 11th क्वेश्चन। Several blocks of magnesium are fixed to the bottom of ship। अब देखो मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम एक तरीके का इलेक्ट्रोड बना देता है वहां पे, जिससे रस्टिंग होना मुश्किल हो जाती है, और ये कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इससे रस्टिंग कम हो जाती है, कोरोजन कम हो जाता है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे हम? प्रिवेंट एक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। लुक एट ऑप्शन नंबर बी विच इज द मोर रीजनेबल ऑप्शन। आप आराम से ऑप्शन मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। In a hydrogen oxygen fuel cell, combustion of hydrogen occurs due to, क्या रीजन होगा इसका? ऑप्शन 1, प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर, बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दैट मेक सेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक वहां पे करंट का फ्लो होना मुश्किल है। और किसी भी सेल में खास बात क्या होती है, किसी भी सेल के अंदर अगर आप कंबशन कर रहे हो तो उसकी रिएक्शन O2 से करा के आप वहां पे प्रोडक्ट बनाते जाते हो, ठीक है? उसके हिसाब से आपकी रिएक्शंस होती चली जाएंगी। सो दिस इज question number 12 on your screen. So I hope you understood this. Any difficulty in this, you can always post your doubts in comment. We'll get back to you. Thank you so much for watching, liking, subscribing and sharing. Thanks a lot. Greetings everyone, welcome to your own channel Anand Mishra Genius Labs। PYQs electrochemistry में फिर से एक बार आपका सभी का वेलकम है। Let's see few more questions. So this you can see question number 1. Conductivity unit Siemens S is directly proportional to the area of the vessel and concentration of the solution in it, and is inversely proportional to the length, and the unit of constant of proportionality is how much? So basically what they are trying to convey here is they are interested in the value of kappa। अब kappa का यूनिट आपको पता है, kappa का यूनिट क्या होता है? SM² मोल इनवर्स। तो kappa का यूनिट आप यूज कर सकते हो, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आंसर आ जाएगा आपके पास बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट, राइट? चेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2। EMF of a cell in terms of reduction potential of its left and right electrode। Look at the question carefully. So E is equal to E left minus E right, E left plus E right minus E left, E is minus E right plus E left। 4 ऑप्शंस आपके पास है। अच्छा, किसी भी सेल का EMF कैसे निकालते हो? अगर लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, राइट में आपकी रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन पार्ट का ऑक्सीडेशन करते हैं हम, रिडक्शन पार्ट का रिडक्शन करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Right side is reduction, so I'll keep it as E right. I'll put a minus sign, I'll put E left, and that will be the final outcome of the E cell. So the best or correct answer among this is option number C. Doable question. Question number 3 देखिए, what will be the EMF of a given cell? 2002 में आया वो question है। Platinum hydrogen P1H plus aqueous H2 PtH2। Equations होंगी H2 to H plus and H plus to H2। 2 equations बन जाएंगी, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स